नमस्कार साथियों, मैं मोहन सिंघल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओम क्लासेस टारगेट में। ये चैनल रमन सर ने बनाया है जिसमें संविदा से संबंधित यानी टीचर वैकेंसी से संबंधित हर प्रकार की वीडियो, हर सब्जेक्ट की वीडियो हम इसमें अपलोड कर रहे हैं और लाइव क्लासेस भी हम आपको दे रहे हैं। रमन सर इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, बाल विकास, उन सब की वीडियोस आपको अपलोड कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। उन पे थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण उनका साथ देने के लिए मैं यहाँ आपको गणित विषय की जो है कक्षाएं मैं दूंगा आपको। मैं यहाँ पर गणित से संबंधित वीडियो आपको दूंगा। पहले आज में जो पहला टॉपिक है जो आपका लिखा हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। इससे संबंधित इसमें पहले भाग में आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन सी संख्याओं को किन किन ग्रुप में रखा गया है, उनसे संबंधित पूरी जानकारी मैं दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे सभी लोग जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारियों को इस दौरान चालू रख सकें। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन सुरक्षित रहने के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से आप इनकी तैयारी कीजिए, अपनी संविदा परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और हमारा जो चैनल है पूर्णतः निःशुल्क है, तो किसी प्रकार की आपको परेशानी की जरूरत नहीं है कि क्या आपसे शुल्क लिया जाएगा। कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप आराम से हमारे चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मैं संख्याओं के बारे में आपको बता रहा हूं। संख्याओं के बारे में जैसा कि मैं आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर हम सबसे शुरुआत से बात करें तो सबसे शुरुआत से पहली संख्या जो आती है वो आपकी आती है प्राकृत संख्या। पहली जो संख्या है आपकी वो आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या क्या होती हैं, तो मैं क्या है यहाँ पे आपको बताऊंगा और उससे संबंधित जो भी परिभाषा होगी आप अपने पास कॉपी और पेन रखें, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं और उसमें लिखते जाएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि कहां से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, और ये अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अनंत का जो है ये इस तरीके से आप इसका साइन बना सकते हैं। तो यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बेशक मैं एक बार बोल देता हूं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है। अनंत तक का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी डिजिट कहेंगे, कोई भी नंबर कहेंगे, तो उसके बाद कोई ना कोई नंबर और होगी, उनका कोई अंत नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का उद्भव यानी शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। अब अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्या तो आप समझ चुके होंगे, आपने इसकी परिभाषा लिख ली होगी। जीरो कब आया था, जब जीरो आया था, आर्यभट्ट जी ने जब जीरो को दिया था, तो जीरो रखने के बाद जब इसी ग्रुप में जब जीरो रख दिया गया था तो ये संख्या बदल गई थी। कुछ बदलने का मतलब उनका जो ग्रुप बदल गया था, उनको फिर दूसरे ग्रुप में जाना जाने लगा, वो हो गई थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण से मतलब ये है कि अब ये संख्याएं बिल्कुल पूर्ण हो चुकी हैं, यानी इसमें वो सभी संख्याएं हैं जिनसे आप गिनती कर सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से मतलब हो जाएगा, आप कहेंगे होल नंबर। संख्याएं कह लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कोई एक संख्या नहीं है, ये संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं आपकी? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो जीरो से प्रारंभ होंगी और अनंत तक जाएंगी। तो लिख सकते हैं आप, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे क्या बन जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कैसे? 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, यानी ये भी अनंत तक जाएंगी और अनंत को कुछ इस प्रकार साइन बनाकर लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं आप समझ गए होंगे। तीसरा जो अगर हम बात करें इसमें, तो तीसरा जो आपका होता है पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब जो अंकों को पूर्ण कर दे, पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होती हैं, तो इंटीजर्स के बारे में जरा ध्यान से सुनना। इंटीजर्स ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें
सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य, सभी संख्याएं जब आ जाती हैं तो उन्हें हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो आपकी क्या होता है, आप एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो आपकी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं सहित समूह क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं सहित समूह पूर्णांक हो जाएगा। किस प्रकार, जैसे मान लो इधर से, इधर मैंने 0 लिख दिया, इधर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट अनंत तक गया। ऐसे ही मैं इधर -1 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, -3 लिखूंगा और डॉट 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 कर कर इधर भी इनफाइनाइट रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जो अनंत से अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, अनंत से अनंत तक मतलब कि बीच में शून्य आ जाएगा, यहाँ तक की सभी ये ऋणात्मक रहेंगी, ये सभी धनात्मक रहेंगी। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहेंगे। अब इसके बारे में, इसमें जो 3 चीजें होती हैं वो आप लिख लीजिएगा। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य। ये चीजें आप लिख लीजिएगा। धनात्मक जो होता है, धनात्मक में क्या होगा, धनात्मक में सभी पॉजिटिव नंबर आ जाएंगी। जैसे पॉजिटिव नंबर में बात करूं तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक में सभी माइनस वाली आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। शून्य में आपका शून्य रहेगा। और इन सभी को जब आप मिला देंगे, इन सभी को आप मिला देंगे तो ये सभी कैटेगरी किस में आ जाएगी, आपकी इंटीजर्स यानी पूर्णांक में आ जाएगी। तो आपसे पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक +1 से शुरू होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे यानी अनंत तक जाएंगे। आपसे कहा जाए ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक जो आपका होगा वो -1 से जाएगा इनफाइनाइट तक, और शून्य तो 0 होता ही है, वो रहेगा। इस प्रकार ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक के ग्रुप में आ जाएगा। तो आपके जो इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं वो 3 होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ध्यान से देख लीजिए। धनात्मक जो धनात्मक पूर्णांक है वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। आप इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर आगे के बता रहा हूं आपको। चलिए देखिए आगे। अब हमने इसमें 3 बात कर ली, 3 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब जो है इसमें आगे हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सम संख्या को, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कैसे पता करेंगे या क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से, जिनमें पूर्ण भाग चला जाता है, यानी 2 से पूर्ण विभाजित। एक तो आप ये कहिए कि 2 से पूर्ण विभाजित होंगी, दूसरा उनका जो अंतिम अंक होगा या इकाई अंक कहें हम, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक जो होना चाहिए 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। तो जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएंगी या फिर जिनका इकाई अंक ये होगा, वो कैसी होंगी, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, उन्हें इवन नंबर कहा जाएगा। मतलब आपको अगर चेक करना है, कोई संख्या दी है, मान लो मैंने कहा कि 5 6 7 4 3 2 ये नंबर दी है, और आपसे कहा इस संख्या को बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो आप इसको 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो इस पूरी संख्या में आप 2 से भाग दीजिए, आपका 2 से भाग पूर्ण गया तो ये सम संख्या होगी। अगर मान लीजिए आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, ये तरीका थोड़ा सा क्या हो जाता है लंबा चला जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है तो भाग देने में ज्यादा समय भी लगता है, नहीं दे पाते जल्दी। तो इसमें आप ये देख लीजिए, इकाई के अंक में क्या इनमें से कोई अंक है, इकाई के अंक में इनमें से अंक है 2, इन्हीं में से है। अगर इकाई का अंक आपको 2 0 2 4 6 या 8 मिल रहा है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या, और नहीं मिल रहा है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम संख्या होगी। तो सम संख्या के बारे में आप ऐसे जान सकते हैं, और आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। वे संख्याएं, सम संख्याओं में लिखिए, वे संख्याएं
जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं, विभाजित होने के यानी भाग जाने के उपरांत शेषफल 0 बचता है, वे सम संख्याएं होंगी। अथवा उनका इकाई अंक यानी आखिरी अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, तो वे संख्याएं कैसी होंगी? सम संख्याएं। मैंने एक उदाहरण भी आपको दे दिया था। अब मैं आगे की बात करता हूं इसमें आपके लिए। पांचवी जो है विषम संख्या। जैसे आपने सम संख्या पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार जो है वो विषम संख्या है, जिन्हें हम अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याओं का कुछ इसी से संबंध है। जैसे इसमें आपने 2 से पूर्ण विभाजित दिया, इसमें जब आप 2 से भाग दे रहे होंगे तो क्या होगा? जब आपने 2 से भाग दिया तो 2 से भाग देने पर एक शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा? 1 होगा, 1 हो। और अथवा इकाई के अंक की बात करें तो उनका इकाई अंक क्या हो? उनका इकाई अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो अथवा 9 हो। तो इन कंडीशंस में वो संख्या कैसी होगी? वो संख्या विषम होगी। कब? जब आपने किसी संख्या में 2 से भाग दिया और 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं गया, शेषफल बचा 1, तो ऐसे चेक कर सकते हैं वो विषम होगी। या फिर उस संख्या को देखिए और उसका आखिरी का अंक देखिए, आखिरी का अंक इनमें से कोई एक है। आखिरी के अंक से मतलब 5 9 3 2 6 1। तो आप देखिए कि ये संख्या क्या है? पूरी संख्या है। एक तो इसमें 2 से भाग दे के देख लीजिए तो शेषफल बच रहा है कि नहीं। दूसरा, आप इसका इकाई अंक क्या होगा? ये, और इकाई अंक क्या है? 1 इनमें से किसी में आ रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है तो ये कैसी हो जाएगी? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। दो तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। परिभाषा में आपको बोल देता हूं, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा ये हो जाएगी, वे संख्याएं, विषम संख्या में लिखिए, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 1 देती हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 1 देती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अथवा उनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो भी वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इस प्रकार हमने विषम संख्याओं को समझ लिया। अब हम अगली संख्या की बात करेंगे और अगली संख्या हमारी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य, अभाज्य यानी जिनमें किसी का भाग नहीं जाए। अभाज्य जिनमें किसी का भाग नहीं जाए, यानी ऐसी संख्या जिनमें वो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो ही वो क्या होंगी? अभाज्य होंगी। यानी इनके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं केवल 2 गुणनखंड भी? एक तो 1 और दूसरा स्वयं संख्या। ये 2 खंड होंगे तो ही वो कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य मतलब 1 से तो कोई सी भी संख्या हो, सब में भाग चला जाएगा और वो नंबर ही स्वयं अपने आप से कट रही है, तो अदरवाइज उसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे कि उसमें भाग आप दे सके, उसमें आप डिवाइड दे सके। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, जैसे 15 है, मान लो 15, तो 15 में आप कहेंगे मैं 1 से भाग दे सकता हूँ, 3 से भाग दे सकता हूँ, 5 से भाग दे सकता हूँ और 15 से भाग दे सकता हूँ। एक तो इसमें 1 हो गई, एक 15 हो गई। इन दो को हटाने के बाद भी इसके फैक्टर मिल रहे हैं ना आपको, तो इसके आपको खंड मिल रहे हैं, तो 15 कैसी होगी? अभाज्य तो नहीं होगी, प्राइम नंबर तो नहीं होगी। प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना था? 1 और 15 दोनों से ही भाग जाना चाहिए था। जैसे कि मैंने बात की 7 की, तो 7 में एक तो 1 से भाग जा सकता है और एक 7 से भाग जा सकता है। क्या 1 और 7 के अलावा किसी से भाग जा सकता है? नहीं। तो ऐसी संख्या जिसमें 1 या फिर स्वयं संख्या से भाग जाए या वही उसके 2 खंड हो,
वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। और जिनमें अगर उसके अलावा भाग जा रहे होंगे तो वो कैसी होगी, भाज्य संख्या, जो कि हम इसके बाद वाले में अभी देखेंगे। तो फिलहाल आप अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। केवल दो गुणनखंड ब्रैकेट में लिख लेना, एक तो 1 और 1 मतलब 1, और दूसरा स्वयं व संख्या। अर्थात कोई संख्या स्वयं से विभाजित हो रही हो या 1 से विभाजित हो रही हो और किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा हो, वह संख्या कैसी होगी, वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ उदाहरण के रूप में इसकी, तो उदाहरण के रूप में अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब इनमें से आप किसी भी एक संख्या को उठा लीजिए, उसके आपको एक और उस संख्या के अलावा कोई फैक्टर यानी कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये यहां तक मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अभाज्य संख्याओं के बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य मतलब भाग चला जाए, यानी कंपोजिट नंबर, जो कि किसी न किसी संख्या से मिलकर बनी हो, यानी किसी न किसी की टेबल में तो आती हो। तो देखिए 7वें नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और इसको कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहा जाएगा इसको। ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो कि हमें एक और स्वयं संख्या के अलावा भी खंड दे सकती हो, यानी हम कह सकते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर हम कहें किसी संख्या से विभाजित हो, किसी संख्या से पूर्ण, किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो। याद रखिए किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो, इसमें लिख लेना एक और स्वयं संख्या के अलावा, यानी अतिरिक्त। यानी एक और स्वयं संख्या से तो हर किसी में चला जाएगा, जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा भी भाग जाएगा वो भाज्य संख्याएं होंगी। वो क्या होंगे, भाज्य संख्याएं। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, पहले आपको मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं। वे संख्याएं, लिखिए भाज्य संख्याओं में, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड कहें या फिर एक या स्वयं संख्या के अलावा भी खंड हो, तो वे क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। या जो किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो, किसी संख्या से पूर्ण विभाजित मतलब एक और स्वयं संख्या को छोड़कर पूर्ण विभाजित हो, तो वे कैसी होंगी, वे भाज्य संख्याएं होंगी, यानी कंपोजिट नंबर होंगी। अब कहां से शुरू होती है कंपोजिट नंबर आपकी, तो कंपोजिट नंबर में आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। देखिए मैंने उसमें अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर में मैंने 2, 3 ये सब लिखे थे, तो वो तो नहीं होंगी। तो पहली संख्या होती है आपकी 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10। ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी ना किसी और संख्या से भी कट जाएंगी। जैसे 4 को देखो, 4 में आप किससे भाग दे सकते हैं, 1 से तो दे ही सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं। तो 1 और 4 यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या भाज्य है, यानी कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप इनका पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम अगली संख्या की तरफ। भाज्य भी देख लिया हमने, अभाज्य भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं सहभाज्य। सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य जो संख्याएं हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स।
यानी ऐसी संख्याओं का समूह जिनका उभयनिष्ठ, जिनका कॉमन खंड, कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे संख्याओं का, मैं उभयनिष्ठ की जगह कॉमन लिख देता हूं, कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ खंड गुणनखंड कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 यानी 1 हो। वे कैसी होंगी, वे आपकी संख्याएं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होंगी। जैसे आपने लिखना चाहा, क्या लिखना चाहा, 2 और 3 लिखा आपने, तो 2 और 3, जब आपने 2 और 3 लिखा तो 2 और 3 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो 2 और 3 का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, यानी अगर इन दोनों का आप HCF देखें तो कितना है, 1 है, जो आप HCF वाली वीडियो में और पढ़ लेंगे यदि आपको निकालना नहीं आता है। तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, और 1 कॉमन है तो वही क्या उनको बनाएगा, उनको सहभाज्य संख्याएं बना देगा। सहभाज्य मतलब किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा हो, एक ही संख्या से किन में जा सकता है, 1 से, तो 1 से जा रहा हो तो। और देख लीजिए इसका, मान लो मैंने लिखना चाहा 5 और 7, तो 5 और 7 में क्या कॉमन है, 1 है, तो ये भी कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। परिभाषा के रूप में आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी सिर्फ 1 हो, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पे यहां पे मैंने दिया है, आप इसमें से नोट कर लीजिए। इस प्रकार मैंने आपको भाज्य और सहभाज्य संख्याएं भी समझा दी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब जो है मैं इसमें आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं परमेय संख्याएं। देखिए नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा आपको वो होंगी आपकी परमेय संख्याएं। देखिए 8 नंबर तक हो गया था, 9 नंबर पे देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है, परमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको एक तो आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकें, डिनोट कर सकें, व्यक्त कर सकें, एक तो ये होंगी, ठीक है। जहां पे जो Q है डिनोमिनेटर है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, रूप में लिख रहे हैं, तो Q कभी भी वहां पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, तो वो आपकी परमेय संख्याओं के रूप में आपको दिलाएगी। जैसे कि क्या हो सकती है परमेय संख्याएं, उदाहरण के तौर पे आप लिखा 2/5, 1/3, 2, ये भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। तो ये संख्याएं क्या है, आपकी परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त होंगी। यानी केवल जब हम बात करें कि जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकें, या फिर जिनका Q जो है इक्वल 0 नहीं हो। Q 0 ना होने से मतलब ये है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि 2 अपॉन 0, इसमें क्या बुराई है, तो इसमें ये बुराई है कि 2 अपॉन 0 जब किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। तो अनंत का तो आपको पता नहीं है कि वो क्या संख्या है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड नहीं माना जाएगा इसमें। हालांकि 0/1 आपको 0 देगा, 0 जो है आपकी नॉन नंबर है, आप उसे जानते हैं, तो वो संख्या आपकी परमेय संख्या जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में समझ लीजिए, मैं इसको एक और बता रहा हूं, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, वे नंबर्स यानी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, लिखा जा सकता हो उन्हें, जहां पर Q यानी जो नीचे वाला भाग है उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगले जो है इसमें अपरिमेय संख्याएं बताती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो ये क्या होती हैं? जैसे परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इतना सा अंतर है इनमें, यानी P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं को मैं अलग कलर से लिख देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि नहीं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी इन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे? जैसे कि मान लो कोई भी संख्या ऐसी है आपको दी है, जैसे 0.123 1245 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसका आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या आंसर आएगा, क्या उत्तर आएगा। अभी और भी चलता जा रहा है, कोई ऐसी संख्या जिसमें भाग बहुत चलता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कहाँ खत्म होगा, तो इसे आप P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं से मतलब ये आपको 2.345 दिया है, आपने डेसिमल हटाया, नीचे अंतर लगा लिया, क्योंकि यहाँ कंप्लीट कट है, आपको पता है इसका, तो आप व्यक्त कर पा रहे हो उसे, इसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये अंतर मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, एक तो उदाहरण के रूप में ये हो गया, दूसरा उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो जो रूट की संख्याएं होती है जिनका रूट आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो रूट की संख्याएं होती हैं जिन्हें आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वे संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी इर्रेशनल नंबर्स होंगी। एक पाई के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पाई जो होता है 22/7 सर्कल में व्रत में उपयोग होता है, तो इनमें भी क्या है, हम इसे किस में व्यक्त नहीं कर सकते? P अपॉन Q के रूप में। चलो व्यक्त तो कर लेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज होती है, पूर्ण विभाजित नहीं होगी। जैसे इसका जब पाई का मान आप निकालेंगे तो आपको इसका पूर्ण संतुष्ट रूप से मान नहीं मिलेगा, पूरा भाग आप नहीं दे पाएंगे, ना ही कोई संख्या बार बार अपने क्रम को रिपीट करेगी। तो दूसरी चीज ये भी होती है इसमें, यहाँ पे हो रहा है जैसे कि कोई संख्या ना तो पूर्ण विभाजित हुई है यहाँ पे, और ना ही इसने कोई भी एक सीक्वेंस रिपीट किया है 1 2 3 1 2 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये अंतर को समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी बता दी, आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, इसमें जो संख्याओं में और है आगे अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अब मैं बात करूंगा। वास्तविक संख्याओं से मतलब ये है कि जिन्हें हम लिखते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिनका अस्तित्व होता है, वे संख्याएं जो वास्तव में हैं, यानी जिनका अस्तित्व है, वे संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व है। तो देखिए नंबर कौन सा था हमारा? 11। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हैं आखिर वो क्या होती हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो रियल नंबर्स से बात करूंगा अगर वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? उसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाएंगी, उसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाएंगी। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का जो सम्मिलित ग्रुप होगा, सम्मिलित रूप होगा, वो आ जाएगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप इसमें आ जाएगा। अब जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया हो ना, तो अब तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या फिर प्राइम नंबर हो, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये हो, किसी प्रकार की संख्या जो अभी तक हमने पढ़ी है, वो सभी को हम किस में रखते हैं? वास्तविक संख्याओं में रखते हैं। अर्थात वो सभी संख्याएं जिन्हें आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिन्हें आप उपयोग करते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी, चाहे वो माइनस की हो,
-1 हो, 0 हो, 1 हो, 1/3 हो, -1/3 हो, √2 हो, पाई हो, -√2 हो, ये सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी, यानी रियल नंबर्स में आ जाएंगी। फिर आप कहेंगे बची कौन सी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, जिनका एग्जिस्ट नहीं होता है, जिनका अस्तित्व नहीं होता है। मैं बता देता हूं उसके बारे में भी आपको, अवास्तविक संख्याओं के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। चलो, अवास्तविक संख्या, जो अवास्तविक संख्याएं उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, यानी इमेजिन की जा सकती हैं। सिर्फ इमेजिन की जा सकती हैं। क्या होती हैं? ये जो नंबर हैं ये सभी तो क्या होगी, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अभी मैंने रूट के बाहर माइनस लिखा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं रूट के अंदर माइनस लिख दूं, रूट के अंदर माइनस लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी अवास्तविक संख्याएं आपको देंगी इस प्रकार। यानी एक तो रूट लगाए ऊपर से माइनस भी लगाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी आपकी, अवास्तविक संख्याएं होंगी, यानी इमेजिनरी नंबर्स होंगी। तो यहां तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा और बचा है वो भी मैं आपको कराता हूं। देखिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये जो संख्याएं हमने पढ़ी हैं, इन संख्याओं का यदि वो क्रम रूप पूछे आपसे, क्रमागत रूप पूछे, तो उनका क्या है, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में और जान लीजिए। क्रमागत संख्या, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इनका क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का क्या होता है, किस लिए पढ़ी जाती हैं, ऐसा जो भी है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्रमागत संख्याओं में मतलब होता है क्रम से आने वाली, एक के बाद एक आने वाली। जैसे 1 है तो 1 के बाद अगर मैं कहूं कौन सी आएगी, 2 आएगी, 2 के बाद कौन सी आएगी, 3 आएगी, 3 के बाद कौन सी आएगी, 4। क्रम से आने वाली। कहते हैं ना कि लाइन लगा लो, लाइन लगाने का मतलब क्रम से आओ, इन ऑर्डर, यानी इन सीक्वेंस में आओ। तो क्रम से आने वाली जो संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं, क्रमागत संख्या, यानी क्रम में, इन ऑर्डर और इन सीक्वेंस। ठीक है, कैसे, इसमें आप 3 प्रकार की पढ़ेंगे। कौन से 3 प्रकार की, एक तो क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कह लो या क्रमागत संख्या कह लो। पहले इसके बारे में ही समझ लो क्या है। जैसे आपने कहा कि क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं को आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी हर बार एक जुड़ जाएगा उसमें, यानी इनमें क्या होगा, एक जोड़ेंगे। ठीक है, x + 1 लिख सकते हैं इसको, यानी या तो ये कह दीजिए कि x कोई संख्या है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। या फिर ये याद रख लीजिए, एक जोड़ने पर आपको मिल जाएगी, या फिर ये कह लीजिए एक जोड़ने पर आपको वो मिल जाएगी। दूसरी की बात करूं मैं इसमें, तो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या में क्या है, क्रमागत सम संख्या मतलब सम संख्याओं का क्रम। तो सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। कहां से शुरू होती है, जैसे कि मान लो 0 से भी होती है, क्रमागत संख्याओं में 0 का भी आता है सम संख्याओं में, तो मैं लेकिन आपको 0 से बता रहा हूं। ठीक है, मान लो 0 नहीं, मैं मान लो चलो 6 से बता दूं आपको। आप कहोगे 0 की जगह 4 क्यों लिया, 2 क्यों लिया, चलो हम 6 ले लेते हैं मान लो। लेकिन आपको कह दिया कि 6 के आगे की क्रमागत सम संख्या बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 6 के बाद क्रम में आती है 8, 8 के बाद आती है 10, 10 के बाद आती है 12, 12 के बाद आती है 14। इस तरीके से चलेंगे। कैसे निकाली आपने, जैसे x होगी तो x में कितना जोड़ा जा रहा होगा, +2 किया जा रहा होगा, यानी ये मिलेगी आपको 2 जोड़ने पर। कब मिलेगी आपको, 2 जोड़ने पर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं जो तीसरी इसमें होती है, क्रमागत विषम संख्या,
तो क्रमागत विषम संख्या भी क्या होगी, कुछ इसी प्रकार होगी। क्रमागत विषम संख्या भी कुछ इसी प्रकार होगी। और वो क्या होगी, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्रमागत विषम संख्या में जैसे मैंने मान लो लिख लिया 7, तो 7 के बाद क्या आएगी 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, कुछ इस प्रकार चलेंगी। आखिर कैसे आ रही हैं, x है, x में 2 जोड़ दो, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो 11, इस तरीके से चल रही हैं। या फिर 2 जोड़ने पर, ठीक है। ये संख्याओं, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको समझ लेना। अधिकतर क्वेश्चन इस पे ऐसे बनते हैं, जैसे उसने कह दिया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ 50 है, और आपसे पूछ लिया कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, पहली संख्या को x मान लो, सम संख्या है ना, तो पहली को x मान लो, दूसरी में x + 2 और तीसरी में x + 4, और इनको जोड़कर बराबर में 50 रख दो, संख्या आप निकाल लोगे। तो इस प्रकार के इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें हम अगली, जो भी हमारी जब ये बेसिक पद्धति वाली टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, जब ये पूरा संख्या पद्धति के सारी आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो जब ऑब्जेक्टिव का इसकी वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। हमारी वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी यदि आपको समस्या आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जो भी इससे संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है उस पर भी बता सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप उसमें बता सकते हैं, और आप जो है चैनल का बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ मिलूंगा मैं, तब तक के लिए धन्यवाद।